अमेरिका में सीज फायर को लेकर कंफ्यूजन लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप हर दिन अपने बयानों से चौंका रहे हैं। अब ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने नया दावा किया है। ट्रंप ने ईरान में नए रिजीम के कम कट्टरपंथी होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ईरान के न्यू रिजीम के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सीज फायर का अनुरोध किया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि सीज फायर के प्रस्ताव को तभी माना जाएगा जब हॉर्मुज को खोला जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि 2 से 3 हफ्ते में युद्ध खत्म हो सकता है। वहीं भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन है, जिसमें वो ईरान युद्ध को लेकर अपडेट दे सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े संवाददाता रिफत अब्दुल्ला। रिफत, बताइए ट्रंप का जो नया बयान आया है इसको कैसे देखा जाए और क्या ट्रंप कल सुबह अपने संबोधन में इस जंग को खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरीके का बयान आया है, उन्होंने दावा किया है कि प्रेसिडेंट की तरफ से, यानी ईरान के नए प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो पेशकश आई है। लेकिन आईआरजीसी ने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगी। अब हालांकि अभी ये डिनाई नहीं किया गया कि क्या प्रेसिडेंट की बात हुई है। ये तो दावा फिलहाल यूएस प्रेसिडेंट का है, क्योंकि उससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया था, कहा गया था कि 2 से 3 हफ्ते में ये जंग खत्म होगी। अब वो कोई भी डील ईरान के साथ नहीं चाहते हैं। तो अगर इस वक्त वो बयान दिया तो उसका मतलब है कि वो भी डील चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे। ईरान ने कहा कि ये खुला नहीं रह सकता है और जो भी एनिमी कंट्रीज हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल नहीं जाएगा। तो फिलहाल जिस तरीके के बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं, तो आम आदमी भी परेशान हो जाता है कि वो कौन सी लाइन लेना चाहता है। क्लियर समझ नहीं आता है कि आखिर उनका जो है क्लियर स्टैंड क्या है। कभी ये कहते हैं कि उन्होंने अपने गोल अचीव किए हैं और अब जो है वो अपनी ट्रूप्स को वापस बुलाएंगे। कभी ये बताया जा रहा है कि 10,000 ट्रूप्स को जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ भेजा गया है ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे कब्जा कर सके। और कभी जो है ग्राउंड ऑपरेशन की भी बातें की जा रही हैं कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होगा। ईरान ने कहा कि आइए 1 मिलियन ट्रूप्स रेडी रखे गए हैं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। तो फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन अगर हम टेल अवीव की बात करें, आज बहुत जबरदस्त अटैक्स यहाँ पे हुए। करीब 20 ऐसी जगह हैं जहाँ पे इम्पैक्ट देखा गया, क्योंकि 5 मिसाइल अटैक बार-बार किए गए ईरान की तरफ से और काफी सारे क्लस्टर बम जो है वो टेल अवीव और इसके इर्द-गिर्द फटे। मैं अगर यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहूँ, वो जो आप यहाँ पे स्पॉट देख रहे हैं, वही वो स्पॉट है। यहाँ से इस स्पॉट से कुछ ही दूरी पर यूएस एम्बेसी का जो ब्रांच ऑफिस है यहाँ पे टेल अवीव में, वो है और उसके नजदीक ही ये सुबह ये अटैक हो गया। तो उसका मतलब है कि अटैक्स का सिलसिला जारी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, उस पर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। कभी एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं। आज ही एक स्टेटमेंट जारी किया और बताया कि 3 हफ्ते में जंग खत्म होगी, कोई डील ईरान के साथ नहीं होगी। अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बता दिया कि अब डील ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लियरली खोल देना है। ईरान ने तो साफ कर दिया आईआरजीसी ने कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं खुलेगा और जो एनिमी कंट्रीज है वो वहां से तेल नहीं लेके जा सकते हैं। तो कहीं पर भी ये स्टेटमेंट मैच नहीं हो पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल रिफत, तो ये युद्ध खत्म होगा या नहीं, इस पे तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इधर ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि यूएस को ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत महंगा पड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर देश 6 महीने के लिए जंग लड़ने को तैयार है। वहीं ईरान ने रीजन में अमेरिकी कंपनियों पर हमले का ऐलान कर रखा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने 18 बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसी अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी दी है कि उनके रीजनल ऑफिस को निशाना बनाया जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक बात करें तो आज रात 8 बजे हमले किए जाएंगे। एप्पल, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, इंटेल, आईबीएम और सिस्को जैसी जरूरी हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली कंपनियों के साथ जैसे टेस्ला, एनवीडिया, ओरेकल, जेपी मॉर्गन और बोइंग जैसी कंपनियां भी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को नाटो अलायंस से बाहर रखने के लिए वो गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। यूके के न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ट्रंप नाटो पर खूब बरसे। नाटो को ट्रंप ने एक बार फिर से पेपर टाइगर बताया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि पुतिन भी जानते हैं कि नाटो पेपर टाइगर है। उन्होंने कहा है कि नाटो से बाहर जाने का वो मन बना चुके हैं। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि ईरान के खिलाफ युद्ध में नाटो उनका साथ दे, लेकिन नाटो ने साफ इनकार कर दिया।
साथ ही आपको बता दें, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान युद्ध में शामिल नहीं होने का साफ ऐलान कर दिया है। आज एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कीर स्टारमर ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज को खोलने के लिए 35 देशों की अगुवाई में वो एक बैठक करने जा रहे हैं। हालांकि स्टारमर ने कहा है कि ईरान युद्ध का यूके के भविष्य पर असर पड़ेगा, लेकिन देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. And the most effective way we can support the cost of living in Britain is to push for de-escalation in the Middle East and a reopening of the Strait of Hormuz, which is such a vital route for energy. ट्रंप ने ईरान युद्ध को 3 हफ्ते में खत्म करने के संकेत दिए हैं, तो ईरान ने भी सुलह पर प्रतिक्रिया दी है और कल भारतीय समय अनुसार सुबह 6 बजे ट्रंप कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। द एंड का होगा ऐलान। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग के खत्म होने की उम्मीद से बाजार का जोश भी हाई रहा है। सेंसेक्स निफ्टी में अच्छी बढ़त के साथ अप्रैल सीरीज की शानदार शुरुआत हुई है। मार्केट का पूरा अपडेट बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। FY27 की बड़ी शानदार शुरुआत और वित्त वर्ष के पहले दिन मार्केट्स में देखें तो निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त, हालांकि दिन के दौरान थोड़ा सा ऑफ आइस का भी एक्शन नजर आया, लेकिन आज जितना छोटा स्टॉक उतनी बड़ी तेजी। आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखिए, क्या गजब के मूव देखने को मिले। एडवांस और डिक्लाइन ये बता रहे थे कि जहां एक शेयर गिर रहा था उसके सामने 12 शेयर ऐसे थे जहां पर आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिली। अब बात करते हैं निफ्टी के वो स्टॉक्स की जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, लेकिन सेक्टर की प्लेट आ गई आपके सामने। आप इंडिया विक्स को देखिए, तकरीबन 3% की गिरावट रही। अब आप डिफेंस बास्केट 5% का मूव है। ऑयल एंड गैस से आईटी, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, रियल्टी, सिर्फ फार्मा एक ऐसा स्पेस रहा जहां पर आपको ऑफ आइस के एक्शन नजर आए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, तो निफ्टी में ट्रेंट, इंटरग्लोब एविएशन, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस बढ़िया मूव यहां पर नजर आए। और बात करते हैं गिरने वाले शेयरों की, तो चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर आपको कट नजर आए। तो डॉक्टर रेड्डीज फार्मा अगेन 4% नीचे, एचडीएफसी लाइफ है, सिप्ला, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स है। लेकिन साल की शुरुआत आप देखें तो धमाकेदार हुई है। अब आपको बता दें, आईपीओ को लेकर रिटेल निवेशकों की दीवानगी घटती जा रही है। पिछले साल कई सारे आईपीओ को 100% से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिल रहे थे, लेकिन अब रिटेल निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं क्योंकि कई शेयर इशू प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आईपीओ से जुड़े आंकड़े बता रहे मेरे सहयोगी होरमास पटाकिया। आईपीओ, गुड आफ्टरनून। पहले तो आईपीओ का जो साल था वो जितना बड़ा नंबर्स के हिसाब से दिखे उतना ही निराशाजनक रिटर्न्स के हिसाब से भी है। और ये जो पहला जो प्लेट आएगा आपके स्क्रीन्स पर वो इस पूरी कहानी को दर्शाएगा कि वित्त वर्ष 2021 में जो आईपीओज आए थे उसका औसत रिटर्न जो था वो लगभग 200% का था। अब FY26 के ख़त्म होने के बाद वही औसत आईपीओ रिटर्न जो है नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है। नेगेटिव 7% के रिटर्न्स इस वित्त वर्ष में FY26 में आपको आईपीओज में देखने मिले थे। ये प्राइम डेटाबेस का डेटा कहता है और यही इस पूरे आईपीओ मार्केट की कहानी है जो एक बज़वर्ड बन गया था पिछले 2-3 सालों से। तो अब FY26 में जो है नेगेटिव 7% के रिटर्न्स आपको देखने मिले हैं आईपीओज में। अब नंबर्स की बात करते हैं। FY26 में एक और रिकॉर्ड साल था, FY25 तो था ही, FY26 भी रिकॉर्ड साल था। 10% जो है फंड रेजिंग ज़्यादा हुई, लगभग 1,80,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग हुई थी उस FY26 में 10% ज़्यादा। लेकिन अगर अब हम टोटल पब्लिक फंडिंग की बात करें जिसमें इक्विटी भी आ जाती है, डेट भी आ जाती है, वहाँ से जो है डेटा थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो डेटा है वो 18% नीचे है। ये टोटल पब्लिक इक्विटी फंडिंग है, इसमें इक्विटी और डेट दोनों शामिल है। अब अगर हम बात करें रिटेल आवेदनों की तो यहाँ पर रिटेल की कहानी शुरू होती है। रिटेल जो आवेदन किए गए थे जो FY26 में वो भी FY25 के मुकाबले 23%, लगभग 40% नीचे है। लेकिन उससे पहले आईपीओ
औसत की जो डील साइज थी वो भी घटकर 23% घटी है, लगभग 1600 करोड़ की हो चुकी है। ये है रिटेल की कहानी। औसत रिटेल आवेदन 40% नीचे है FY26 में। लगभग 21 लाख आवेदन जो होते थे वो अब गिरकर सिर्फ 13 लाख हो चुके हैं। अब अगर अगली बात भी अगर हम करें रिटेल की, तो वहां पर भी जो है कहानी कोई ज्यादा अच्छी है नहीं। वहां पर भी नंबर्स जो है वो खराब होते हुए ही नजर आ रहे हैं। जब पहले तो ये रिटेल आवेदन वाले जो IPOs है, यहाँ पर भारत कोकिंग कोल, LG और मीशो में सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस तो हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो IPOs का जो बाजार था वो भी कोई ज्यादा ऑप्टिमिज्म देने वाला बाजार नहीं था, क्योंकि दिलचस्पी जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। जो रिटेल की जो मांग थी वो 57% ज्यादा थी। FY25 जो फंड रेजिंग हुई थी उससे 57% ज्यादा थी, लेकिन FY25 में ये 100% ज्यादा थी। तो वहां पर भी नंबर्स जो है वो घटकर आए हैं, और एप्लीकेशंस जो थे एवरेज वो भी आधे हो चुके हैं। FY25 में ये 36 गुना था, इससे कम होकर ये 18 गुना हो गया है। तो ये रिटेल की कहानी आपको दिखा रहा है, क्योंकि औसत लिस्टिंग गेन भी जो था वो जो लिस्टिंग के लिए प्ले करते थे FY26 में ये सिर्फ 8% की औसत लिस्टिंग गेन मिली है, जबकि FY25 में ये आंकड़ा 30% का था। और अगर हम बात करें किस तरह से फ्रेश इश्यूज को यूटिलाइज किया गया था, तो विस्तार केपेक्स के लिए सबसे ज्यादा, फिर कर्ज भुगतान के लिए, वर्किंग कैपिटल और बाकी सारे अन्य चीजों के लिए। और आखिरी में जो बड़ा डेटा पॉइंट है ये दूसरा सबसे बड़ा डेटा पॉइंट कि 108 IPOs आए थे FY26 में, उसमें से सिर्फ 37 अभी ऐसे बचे हैं जो इश्यू प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो FY26 में भी सिर्फ IPOs 31% IPOs जो है अभी भी 10% से ज्यादा के रिटर्न्स है। FY25 में ये आंकड़ा 70% के ऊपर था। तो ये IPOs की कहानी रही है। कोई नंबर्स भले ही आपको बड़े लगे, लेकिन रिटर्न्स जो है वो निराशाजनक ही रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF कीमतों में 25% की बढ़ोतरी की है। हालांकि विदेश जाने वाली एयरलाइंस को बाजार की कीमतें ही देनी होगी। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। क्या ये पूरा मामला बता रहा है संवाददाता असीम मनचंदा। ATF के दामों को लेकर के आज सुबह से ही कंफ्यूजन था। सुबह सुबह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट दिया। उसके मुताबिक कंपनियों ने 115% तक कीमतें बढ़ा दी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा एक क्लैरिफिकेशन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि ये कीमतें सिर्फ चार्टर्ड प्लेन्स के लिए है। उसके बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके ऊपर एक और क्लैरिफिकेशन जारी किया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में ये कीमतें कम से कम 100% बढ़ती है, लेकिन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार ने ये कीमतें सिर्फ 25% तक बढ़ाने का फैसला किया और कई चरणों के अंदर ये कीमतें आगे बढ़ेंगी। लेकिन विदेश जाने वाली एयरलाइंस को इसमें किसी भी तरह की कोई राहत नहीं है। उनके लिए ATF करीबन 104% तक बढ़ाया गया है। उनको जो नया कीमत है उसको चुकाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आज दो और डेवलपमेंट्स हमको स्पेस के अंदर देखने को मिली। सरकार ने कमर्शियल LPG की कीमतों में बढ़ोतरी की। कमर्शियल LPG की कीमतों में करीबन 185 रुपये बढ़ाए गए। इसके साथ साथ जो प्रीमियम पेट्रोल और डीजल था उनकी कीमतों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई। सरकार का कहना था कि अभी पेट्रोल के ऊपर करीबन 24 रुपए की अंडर रिकवरी है, जबकि डीजल के ऊपर 104 रुपए की अंडर रिकवरी है। उसके साथ साथ जो घरेलू प्रति सिलेंडर है उसके ऊपर 380 रुपए की अंडर रिकवरी है, जिससे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को करीबन 44,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी अभी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दाम बढ़ाना एकदम सही है। हालांकि अभी जो घरेलू ग्राहक है उनके ऊपर किसी भी तरह का कमर्शियल बोझ जो है अभी नहीं डाला गया है। वहीं तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता के बीच लोग अब ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे हैं। जी हां, मार्च 2026 में EV बिक्री के आंकड़ों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक कारों दोनों की बिक्री में जोरदार उछाल दिखा है। क्या कहते हैं ये आंकड़े, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, आंकड़े साफ कहते हैं कि मार्च के महीने में लोगों ने जम के इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो। अगर 2 व्हीलर की बात करें तो इस महीने 1.78 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बेचे गए हैं, जो अब तक का ऑल टाइम हाई है। अगर इससे एक महीने पहले से कंपेयर करें तो 1.12 लाख यूनिट्स बेची थी, जिसके मुकाबले मार्च में 59% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं उससे एक साल पहले से अगर हम कंपेरिजन करें मार्च 2025 से, तो भी 1,31,000 यूनिट्स बेची गई थी, जिसके मुकाबले ये 36% ज्यादा है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का जो ओवरऑल पेनिट्रेशन है कुल मिलाकर ऑटोमोबाइल में, तो ये बढ़कर
9.79% हो गया है, यानी कि अब हर 10 में से एक जो टू व्हीलर बिक रहा है वो इलेक्ट्रिक है। इसी तरह का फिगर आपको फोर व्हीलर सेगमेंट में भी देखने को मिलेगा। मार्च 2026 में इलेक्ट्रिक कार रजिस्ट्रेशन में लगभग 49% इंक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये बढ़कर 19,711 यूनिट्स पहुंच गया है। साथ ही अगर पूरे साल की बात करें FY26 की, तो ईवी कारों की जो बिक्री है वो 1.97 लाख यूनिट के करीब पहुंची है। साथ ही अगर आप FY25 से कंपेयर करें तो 1.08 लाख यूनिट ये था, तो इसके मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। और साथ ही पेनिट्रेशन देखें जो 2.6% था, इससे ये बढ़कर 4.2% हो गया है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। आज यानी 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करेंगे। इसमें सड़क और रेल यात्रा से लेकर इनकम टैक्स कानून तक शामिल है। क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, बता रही है संवाददाता दीपाली नंदा। बिल्कुल नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है और इस शुरुआत के साथ बड़े बदलाव भी लागू हो रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी इन बड़े बदलावों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फास्टैग एनुअल पास की। अगर आपका टोल प्लाजा से अक्सर वास्ता पड़ता है तो इसके लिए जो एनुअल पास की अभी कीमत थी वो 3,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दिया गया है और आज से ये लागू भी हो गया है। फास्टैग के बाद बात कर लेते हैं रेलवे की। रेलवे में टिकट कैंसिलेशन को लेकर एक नया नियम लागू हो रहा है, जिसमें खास तौर पर अलग अलग विंडो के हिसाब से ही अब आपकी कंफर्म टिकट पर कैंसिलेशन रिडक्शन किया जाएगा। 72 घंटे से पहले अगर आप करते हैं तो इस स्थिति में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड रेलवे की तरफ से हासिल कर पाएंगे। वहीं 24 से 72 घंटे की जो विंडो होती है, इस पर अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करा रहे हैं तो 25% रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं 8 से 24 घंटे की बात करें तो आधा जो किराया है वो काट लिया जाएगा, सिर्फ 50% ही आपको रिफंड किया जाएगा। लेकिन इन नियमों में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगर आप ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले अपनी टिकट को कैंसिल करा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी रिफंड हासिल नहीं होगा। तो ये बड़ा बदलाव रेल यात्रियों के लिए। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं लेबर लॉज की। लेबर कोड की बात करें तो 4 नए श्रम कानून आज से लागू हो रहे हैं। कुल वेतन का कम से कम 50% बेसिक पे कैटेगरी में लाया जाएगा। अब इसका कितना असर आपकी सैलरी पर पड़ेगा तो ये भी जान लीजिए। इस बदलाव के बाद आपका जो प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी है, इसमें कंट्रीब्यूशन जाहिर तौर पर बढ़ेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम टेक होम सैलरी या फिर इन हैंड सैलरी की बात करें तो ये जाहिर तौर पर कम होने वाली है। लास्ट में जान लेते हैं नए आयकर कानून के बारे में, जो आज से लागू हो गया है। 1961 से जो कानून लागू किया गया था उसे खत्म कर दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट जो नया है वो लागू हो गया है। इसके तहत क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं तो अब आपको बताती हूँ कि जो असेसमेंट ईयर है उसको सिर्फ मर्ज करके एक ही किया गया है। यानी कि अभी क्या होता था कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग होते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही टैक्स ईयर होगा जो कि अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होगा। साथ ही साथ अगर हम ITR फाइलिंग की बात करें तो इसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। खासतौर पर अगर हम गैर ऑडिट टैक्स पेयर्स की बात करें तो इनके लिए जो रिटर्न की डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। ITR 3 और ITR 4 की जो तारीख है वो 31 जुलाई की जगह अब 31 अगस्त होगी। तो ये बड़े बदलाव हैं जो लागू हो रहे हैं अप्रैल के महीने से। अब आपको बता दें, चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस के बाहर धमाके की खबर सामने आई है, जिसके चलते ऑफिस के बाहर अफरा तफरी मच गई। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन आसपास खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी धमाके के असली कारणों का पता नहीं चल पाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अब की बार भीषण गर्मी से राहत मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। इन 3 महीनों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है। इस पर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें, मैक्सिमम टेम्परेचर्स आने वाले 3 महीनों के लिए, हमारा अनुमान यही है स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य रहेंगे, जो सामान्य से कम रहने का अनुमान है। और इसके अलावा ईस्ट और एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया
और साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया, स्पेसिफिकली जो ईस्ट कोस्ट है, वहाँ पे हमारा अनुमान है वो टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहने का। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, अभी भी हमारा यही अनुमान है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसका प्रभाव 3-4 को रहेगा। 3-4 रहने के कारण उसका क्या है कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हिलस्टॉर्म रहेगा। उसके साथ हिमालय में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर कि हम गर्मी आती है इस वक्त, इस मई और जून में देख सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर जैसे हमने बताया, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ईस्ट इंडिया में रहेगा। ज़्यादातर जो भी पूरा स्टेट्स हैं, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इवन आंध्रा, इन राज्यों में ज़्यादातर टेम्परेचर ज़्यादा रहने का। अब आपको बता दें, वियतनाम की कंपनी विनफास्ट इस साल भारतीय ई स्कूटर बाजार में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को तमिलनाडु प्लांट में असेंबल करेगी। कंपनी कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च करेगी, कितनी मिलेगी उसकी रेंज, सीधे वियतनाम से बता रही है दीपाली राणा। हम वियतनाम में हैं और ये है विनफास्ट का ई स्कूटर प्लांट। 1000 व्हीकल्स पर डे की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाए जाते हैं। एमियो एक स्कूटर है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि छोटे से साइज का स्कूटर है, और आपको यहाँ पर एक फैमिली स्कूटर भी मिलता है यानी ईवो लाइट। चारों स्कूटर्स में आपको सेम बैटरी साइज मिलता है जो कि लगभग 2.5 किलोवाट का है। 100+ किलोमीटर की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इनमें आपको फिक्स बैटरी और हायर मॉडल्स में स्वैपेबल बैटरी का भी ऑप्शन मिलता है। क्या ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडियन मार्केट में आएंगे? डेफिनेटली यस। कंपनी 3 स्कूटर्स इको, फेलिस और वाइपर को इंडियन मार्केट्स में लाने की तैयारी कर रही है, कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट के तौर पर, और इनको तमिलनाडु प्लांट में असेंबल किया जाएगा। रेंज की बात करें तो इंडियन मार्केट्स के लिए एक्सपेक्टेड है ईवो में 200+ किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। वहीं फेलिस और वाइपर में अराउंड 150 किलोमीटर्स की रेंज। इंडियन मार्केट्स में एंट्री के बाद सीधे मुकाबला होगा एस्टेब्लिश प्लेयर्स के साथ, जिसमें टीवीएस, बजाज, हीरो विडा, एथर या फिर ओला इलेक्ट्रिक जैसे प्लेयर मौजूद हैं। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।